नमो हिंदू देशाय, नमो भारत संस्कृते। मैं हूं शिव मिश्रा और आप देख रहे हैं चर्चा। आज हम लोग बात करेंगे अंबेडकर की राजनीतिक इस्तेमाल की, यानी राजनीति के अंबेडकर या अंबेडकर की राजनीति। कैसे अंबेडकर मोहम्मद की तरह पैगंबर बन गए। ना मोहम्मद के खिलाफ कोई बोल सकता है और ना ही अंबेडकर के खिलाफ। क्या वाकई संविधान के निर्माता हैं? संविधान गीता वेद नहीं है, इसमें संशोधन भी हुए हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि अंबेडकर का सबसे अधिक सम्मान कौन करता है? दलित, राजनीतिक दल, और राजनीतिक दलों में भाजपा, कांग्रेस या दूसरे दल। क्या है इनका रिश्ता, इस पर हम लोग बात करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं बहुत विस्तार से। अंबेडकर का नाम सुर्खियों में तो सालों से है। अंबेडकर की राजनीति भी दशकों से हो रही है। लेकिन अंबेडकर भी राजनीति में अपने नाम का, अपने कद का उतना फायदा नहीं उठा पाए थे जितना दूसरे राजनीतिक दलों ने उठाया। और उनके नाम पर ही बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी चल निकली, और उनके नाम पर ही उनके भतीजे प्रकाश अंबेडकर ने भी पार्टी बनाई, बहुजन अघाड़ी। लेकिन वो नहीं चली, जबकि वहां पर महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संख्या में दलित हैं और वही अंबेडकर का कर्म क्षेत्र भी था। लेकिन अंबेडकर को भुनाने में सभी पार्टियां लगी रहीं, कोई भी पीछे नहीं रही। और कांग्रेस ने तो अंबेडकर को ऐसा लगता है कि बिल्कुल अपने पाले में खड़ा कर लिया था। लेकिन क्या अंबेडकर आज अगर होते तो कांग्रेस के साथ होते, बहुजन समाज पार्टी के साथ होते, भाजपा के साथ होते, किसी और के साथ होते? ये सोचने की बात है। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि अंबेडकर का नाम इतना चर्चा में क्यों चल रहा है। और ये बताने की आवश्यकता नहीं कि आपने सुना होगा, देखा होगा, हो हल्ला मचा हुआ है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अंबेडकर 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 अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में रहते। इसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस ने उनके नाम को भुनाया, उनके नाम का दुरुपयोग किया। लेकिन कांग्रेस ने उनका उतना ही एक वाक्य वायरल किया। और आपको मालूम है कि पिछले बहुत सालों से कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी की तरह ही विमर्श बनाने में महारत हासिल कर चुकी है। और कांग्रेस की अपनी मशीनरी भले ही ये काम न कर पाती हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विमर्शकारी संस्थाएं हैं कांग्रेस के साथ में, वो इस तरह का झूठ खड़ा कर देती हैं, झूठे विमर्श खड़ा कर देती हैं। लोकसभा चुनाव में भी संविधान खतरे में है का नारा लगाया, और उन्होंने कहा कि जो मोदी का नारा था उसके जवाब में उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है, और अगर इनको सत्ता में पहुंचाया तो फिर ना आरक्षण बचेगा, ना संविधान बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब अमित शाह ने संसद में यह कहा, कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया, राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता नीले कपड़ों में, नीली शर्ट में घूमने लगे। इसमें आश्चर्य ये जरूर होता है कि इतनी जल्दी इन्होंने ये खरीदारी कैसे की। चाहे वो प्रियंका हो, राहुल हो, कोई भी हो, सब नीले कपड़ों में दिखाई पड़े। और इस बीच में उन्होंने धक्का मुक्की भी की, कई नेता घायल हुए, आईसीयू में पहुंचे, सब कुछ हुआ। और पूरा ध्यान इसमें लगा किसने किसको मारा, किसने किसको धक्का दिया, कब किसने क्या किया। तो इसका उद्देश्य क्या है? कांग्रेस देश में उबाल लाने और आग लगाने के लिए उतावली है, और बहुत पहले से। राहुल गांधी तो ऐसा स्टेटमेंट पहले से देते रहे हैं, और इसलिए कांग्रेस बहुत ज्यादा आक्रामक है। लेकिन दलित समुदाय सहित किसी ने भी, किसी भी बुद्धिजीवी ने इसका संज्ञान नहीं लिया और कोई प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं की। इससे स्पष्ट है कि अंबेडकर के अनुयायियों सहित पूरे देश को मालूम है कि इस पर अनावश्यक राजनीति की जा रही है। और जब इस पर राजनीति की जा रही हो तो फिर भला जनता से क्या लेना देना?
लेकिन आफ्टर ऑल इस राजनीति का उद्देश्य क्या है, और कांग्रेस भी जो कर रही है वो कोई धर्मार्थ काम नहीं कर रही है। तो इसका उद्देश्य क्या है? ये राजनीति तो है, लेकिन इसकी जो धुरी है, इसके केंद्र बिंदु में दलित वोट है। और हम सभी जानते हैं कि जो दलितों की संख्या है पूरे देश में, वो मुसलमानों से कहीं ज्यादा है। लेकिन आजादी के बाद से लेकर आज तक कांग्रेस की जब भी सरकार रही, उसने मुस्लिमों के लिए तो बहुत कुछ किया। तुष्टिकरण की सारी सीमाएं तोड़ डाली। लेकिन मुस्लिमों की तुलना में बड़ी संख्या होने के बाद भी जो मुस्लिमों के लिए पराकाष्ठा तुष्टिकरण की पार की गई, दलितों को कभी महत्वपूर्ण ही नहीं समझा गया। अगर कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में दलितों के लिए कुछ किया होता, तो दलितों की स्थिति खराब नहीं होती आज। लेकिन कांग्रेस ने नेहरू और गांधी की भूमिका को आगे बढ़ाया, उनकी परंपरा को कायम रखा। और परंपरा यह थी कि मुस्लिमों का तो भरपूर तुष्टिकरण किया, लेकिन दलित समुदाय को नहीं छुआ। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिमों को सत्ता की कुंजी समझती है और दलितों को अपने जेब में समझती है। इसलिए शायद नहीं किया। और अपने मन से नेता बनाते रहे दलित। कोई भी स्वाभिमानी नेता नहीं रहा। स्वयं अंबेडकर के साथ में कांग्रेस ने क्या किया, ये इतिहास है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि आफ्टर ऑल ये मुद्दा आया कैसे। संविधान के 75वें साल पूरे होने पर संविधान के 75 साल पूरे होने पर राज्यसभा में 2 दिवसीय चर्चा हो रही थी। और ये चर्चा कांग्रेस बहुत इंसिस्ट कर रही थी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था, वो अपने आप को ऐसा प्रस्तुत कर रही थी कि वह जो संविधान की रक्षक है, और संविधान ऐसा लगता है कि उसके अपने घर की चीज है और उसने ही देश को गिफ्ट में दी हुई है। अमित शाह ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा था कि ये लोग संविधान को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं और जहां मौका लगता है लहराते हैं, लेकिन संविधान के कोई इज्जत नहीं है कि दिल दिमाग में। ये एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसके बाद अमित शाह ने बहुत सी चीजें बताई कि कैसे नेहरू और कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई कांग्रेस नेताओं ने इसी एक वाक्य को उद्धृत किए हुए आसमान सर पे उठा लिया। एक्चुअली उनका उद्देश्य अंबेडकर का सम्मान बचाना नहीं था। उनका उद्देश्य अंबेडकर के नाम को भुनाना है। कांग्रेस के नेताओं ने इसी एक वाक्य को पकड़ लिया और अमित शाह से माफी मांगने की मांग की, और कुछ ने तो उनके इस्तीफे की मांग की। वास्तव में पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 के पार के नारे के जवाब में कांग्रेस ने एक झूठा विमर्श बनाया था कि मोदी अगर फिर सत्ता में आ गए तो संविधान बदल देंगे, वे तानाशाह बन जाएंगे, संविधान खतरे में है, आरक्षण चला जाएगा। और शायद जनता ने संदेह से भी सही, लेकिन इसको समझा। और यही कारण रहा कि भाजपा के जो सांसदों की संख्या है वह 240 पर सिमट गई और कांग्रेस के सांसदों की संख्या 99 तक पहुंच गई। राहुल गांधी तो कह रहे थे कि सरकार उनकी बनेगी, लेकिन सरकार तो नहीं बनी। फिर भी 99 सीटें कम नहीं थी उनके लिए, इससे बहुत उत्साहित हुए राहुल गांधी। और उन्होंने समूचे इंडी गठबंधन को जातिगत जनगणना, अदानी अंबानी, संविधान अ, खतरे में है, इन सब चीजों को केंद्र में रखकर भाजपा को घेरने की रणनीति बनाई। संविधान पर संसद में बहस कराने की चुनौती देने वाली कांग्रेस संसद में संविधान पर जब 2 दिन की चर्चा हुई, उसमें पूरी तरह से फंस गई। एक कहावत है कि चौबे गए थे छब्बे होने, वहां से लौटे दुबे रह गए। कांग्रेस की बहुत ही फजियत हुई। भाजपा के प्रखर वक्ताओं ने नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक के कांग्रेस के असंवैधानिक और काले कारनामे, खासतौर पर इंदिरा गांधी का जो आपात स्थिति वाला काल है, उस पर बहुत चर्चाएं की। इससे कांग्रेस को शर्मसार होना पड़ा। पूरे देश में संदेश चला गया कि कांग्रेस का अंबेडकर के प्रति व्यवहार बेहद अपमानजनक रहा है और इसे संविधान पर बोलने का तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। इसमें क्या हुआ, राहुल की अनुभवहीनता सामने आई, जो कांग्रेस के लिए शर्मिंदगी का कारण बनी। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं, वो राहुल की चापलूसी में हाँ में हाँ मिलाना भी पार्टी की छवि के लिए बहुत घातक साबित हुआ, और उसने पार्टी की छवि को काफी हद तक मटिया मेट किया।
राहुल के सारे पर जहां उनकी जो युवा मंडली है वो शोर शराबे में व्यस्त रही, वहीं भाजपा के और एनडीए के जो दूसरे नेता हैं उन्होंने एक एक कर कांग्रेस के सारे काले अध्याय जनता के सामने रख दिए। हाल के वर्षों में संसद में कांग्रेस की इतनी दुर्गत किसी ने नहीं देखी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा की सरकारों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जो किया, कांग्रेस अपने लंबे शासनकाल में नहीं कर सकी। नेहरू ने 1955 में स्वयं को भारत रत्न दे दिया। इंदिरा गांधी ने 1971 में अपने आप को भारत रत्न दे दिया। लेकिन अंबेडकर को भारत रत्न तब मिला जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं थी और एक भाजपा समर्थित सरकार थी। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, अंबेडकर का कोई स्मारक नहीं बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अंबेडकर के जीवन से संबंधित पंच तीर्थ का विकास किया। मध्य प्रदेश में महू, लंदन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक और महाराष्ट्र के मुंबई में चैत्य भूमि बनाने, निखारने और विकसित करने का काम भी भाजपा की सरकारों ने किया। 19 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने ही अंबेडकर के जन्मदिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अमित शाह ने एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया संसद में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अंबेडकर की सवी जयंती मनाने की मनाही कर दी थी। ये मनाही लिखित में उपलब्ध है, रिकॉर्ड में। वास्तव में अंबेडकर से गांधी और नेहरू को प्यार और नफरत का रिश्ता बहुत पुराना है। जिस समय अंबेडकर दलितों के लिए काम कर रहे थे, उस समय गांधी भी इस वर्ग की आवाज उठा रहे थे। यद्यपि दोनों के विचार भी अलग अलग थे, रास्ते भी अलग अलग थे, काम करने के तौर तरीके भी अलग थे, लेकिन गांधी चाहते थे कि वह मुस्लिमों और दलितों के सर्वमान्य नेता के रूप में जाने जाएं, और पूरा प्रयास कर रहे थे। इसलिए उनकी इच्छा यह थी कि अंबेडकर दलितों की राजनीति बेशक करें, लेकिन अंबेडकर उनके नेतृत्व में करें। तो ये अंबेडकर को मंजूर नहीं था, और यहीं से उनके मतभेद शुरू हुए। लोकप्रिय दलित नेता होने के कारण अंबेडकर को गोलमेज सम्मेलन के लिए बुलाया गया, लंदन में गए, और गांधी जी भी इस सम्मेलन में थे। तो गांधी जी बहुत असहज थे, असमंजस की स्थिति में थे कि उन्होंने तो अपनी रेपुटेशन इतनी बनाई है, उनका बड़ा नेम फेम है, और इसलिए गोलमेज सम्मेलन में आए हैं, और अंबेडकर भी आ गए हैं। लेकिन फिर भी गांधी सालों से दलितों के लिए काम कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, अंबेडकर दलितों के विमर्श के केंद्र में आ गए। गांधी जी बहुत असहज थे, बहुत तनाव में थे, लेकिन वे किसी तरह से भी अंबेडकर को अपना विरोधी नहीं बनने देना चाहते थे। क्योंकि अगर अंबेडकर उनके विरोधी बन जाते तो इसके चलते पूरा दलित समाज भी उनका विरोधी हो सकता था, और इससे उनका जो सपना था दलितों का, मुस्लिमों का सर्वमान्य नेता बनने का, वो टूट जाता। 14 अगस्त 1931 को मुंबई के मणिभवन में दोनों के बीच पहली वार्ता हुई, और इस बैठक में जो भी बात हुआ हो, बैठक के बाद में अंबेडकर ने कहा, आरोप लगाया बल्कि, कि दलितों के प्रति जो सहानुभूति है कांग्रेस की, वो सिर्फ दिखावा है, औपचारिकता है। गांधी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और मातृभूमि का सच्चा देशभक्त बताया। ये जो वार्ता है, इसका संदर्भ शशि थरूर ने भी अपनी पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ में दिया है। पूना पैक्ट के बाद अंबेडकर और कांग्रेस के बीच की खाई और चौड़ी हो गई। पूना पैक्ट में क्या था कि वो दलितों के लिए स्थान आरक्षित हो गए थे। उनका मानना था, यानी अंबेडकर का मानना था, कि गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने दलितों के लिए कोई खास काम नहीं किया, और इसलिए ये अंतर्द्वंद हमेशा चलता रहा। अंबेडकर जानते थे कि कांग्रेस दलितों को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम कर रही है। इसलिए एक बार अंबेडकर ने कहा था कि मुझे आश्चर्य होता है कि पश्चिम गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है। जहां तक भारत की बात है, वह देश के इतिहास का एक हिस्सा भर है, युग निर्माता नहीं। संविधान सभा के लिए अंबेडकर ने मुंबई से चुनाव लड़ा और उसमें हार गए। ये जो संविधान सभा का चुनाव हो रहा था, इसके सदस्यों को ही आगे चल के लोकसभा का सदस्य बनना था, लेकिन चुनाव हार गए। चुनाव हारे किसकी वजह से? कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस के नेताओं की अहम भूमिका थी। जुलाई 1946 में
अम्बेडकर संयुक्त बंगाल, जो पहले अनडिवाइडेड बंगाल था, उसमें संविधान सभा के सदस्य चुने गए। वो थे जोगेंद्र नाथ मंडल। इनकी मदद से अंबेडकर ने खुलना से उपचुनाव लड़ा, जीत गए और संविधान सभा में पहुंचे। लेकिन इसे कांग्रेस की चाल कहें, नेहरू की चाल कहें, या गांधी की चाल कहें, किसी भी कह सकते हैं, या सब लोगों की एक साथ चाल कहें, कि विभाजन के बाद ये जो खुलना सीट थी वो पूर्वी पाकिस्तान में चली गई। और इस तरीके से अंबेडकर की जो सीट जब पाकिस्तान में चली गई तो उनकी भारत की संविधान सभा से सदस्यता रद्द कर दी गई, और उनको एक तरीके से प्रोवोक किया गया कि वो पाकिस्तान में चले जाएं। जोगेंद्र नाथ मंडल गए भी थे। कांग्रेस ने, नेहरू ने पूरी कोशिश की कि जोगेंद्र नाथ मंडल की तरह अंबेडकर भी पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन अंबेडकर नहीं गए। बाद में गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाकर निर्देश दिया कि वो चाहते हैं कि अंबेडकर संविधान सभा में रहें। और इस कारण उनको फिर मुंबई प्रांत से चुनकर संविधान सभा में लाया गया। इसके बाद भीमराव अंबेडकर ने ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया। लेकिन वह ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा और ड्राफ्ट कमेटी का संबंध क्या था? जो मुद्दे, जो कानून, जो चीजें संविधान में डालनी थी वो पहले पास होती थी संविधान सभा में, और वो पास हो जाने के बाद लंबा डिस्कशन चलता था। पास हो जाने के बाद में वो ड्राफ्ट कमेटी को दे दी जाती थी, और ड्राफ्ट कमेटी इनको कानूनी भाषा में जोड़ता था, जो काम अंबेडकर का था। और इसके लिए उनके पास टीम थी जो उनका ड्राफ्ट तैयार करती थी, लिखती थी, और अंबेडकर उसे चेक करते थे। तो अंबेडकर ने एक तरीके से लिखने का काम किया, लेकिन जो लिखा वो उनको संविधान सभा से दिया गया। तो ऐसा व्यक्ति जिसको आप कुछ लिखने के लिए कहें और एक टीम लिखे, उसमें करेक्शन करके अम, अंबेडकर उसको अंतिम रूप दें, उसे संविधान का निर्माता कहा जा सकता है। ये सही बात है, संविधान लिखा उन्होंने, लेकिन ये जो क्या लिखना है ये बताया संविधान सभा ने, क्योंकि वहां पर ये सारी चीजें पास होती थी। इसलिए भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहना पूरी तरह से असत्य है। लेकिन इस असत्य या अर्ध सत्य को इस ढंग से कहा गया, बार बार कहा गया, और अंबेडकर को इतना महिमा मंडित किया गया कि लोगों को लगने लगा कि अंबेडकर ही संविधान के निर्माता हैं, और उनकी स्थिति बिल्कुल पैगंबर की तरह हो गई। जैसे मोहम्मद के विरुद्ध कोई नहीं बोल सकता, अंबेडकर के विरुद्ध भी कोई नहीं बोल सकता। अंबेडकर के विरुद्ध बोलने पर दलित वोट जाने का खतरा है। सच कहने का साहस कोई नहीं दिखा पाता। क्यों? क्योंकि दलित नाराज हो जाएंगे और उनके वोट नहीं मिलेंगे। ये राजनीतिक दलों की स्थिति है। इतने बार झूठ बोला गया, इतना महिमा मंडन किया गया, इतनी हवा बनाई गई कि दलितों को तो लगने लगा कि वाकई संविधान तो अंबेडकर जी ने ही बनाया है। लेकिन अंबेडकर ने संविधान में अपने मन से कुछ भी नहीं जोड़ा, जोड़ भी नहीं सकते थे, ना घटा सकते थे। अंबेडकर इस बात से बहुत दुखी थे कि नेहरू ने अर्थशास्त्री होने के बाद भी उन्हें कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं दिया है, और नेहरू से मतभेदों के चलते ही उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके एक साल बाद आम चुनाव हुए, और वह मुंबई के एक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी बन गए। कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा अंबेडकर को हराने का, और जो उनके निजी सचिव थे काजरोलकर, उनको अपना प्रत्याशी बना दिया। और स्वयं नेहरू उसका चुनाव प्रचार करने बॉम्बे गए, और वो चुनाव हार गए। कितने से हार गए? 15,000 मतों से चुनाव हार गए। लेकिन यहां पे एक तथ्य और बताना आवश्यक है कि उस निर्वाचन क्षेत्र में 70,000 से भी अधिक मत अवैध करके निरस्त कर दिए गए। इसके बारे में कई लेखकों का दावा है कि यह सब प्रशासन पर दबाव बनाकर कराया गया। अगर यह सब कारस्तानी नहीं की जाती तो अंबेडकर 50,000 मतों से जीत जाते, लेकिन हार गए। और नेहरू ने एडविना को पत्र लिखकर
अंबेडकर की हार का जश्न मनाया। वो तो प्रचार करने गए थे, चाहते थे कि अंबेडकर हारें, तो जश्न मनाना ही था उनको। लेकिन अंबेडकर अपनी इस हार से बहुत दुखी हुए, इतने सदमे में थे कि उनको पहले से कई बीमारियां थी, इसके बाद तो उनका स्वास्थ्य और अधिक खराब हो गया। बाद में वह बंबई प्रांत से राज्यसभा में चले गए। लेकिन उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वो लोकसभा में जाए, लोगों द्वारा चुने जाए। तो 1954 में एक उपचुनाव हुआ मुंबई की भंडारा सीट पर। वो उसमें खड़े हो गए। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तो बिल्कुल तय कर लिया था कि किसी भी तरह से अंबेडकर को लोकसभा में घुसने नहीं देना है। तो वो फिर चुनाव प्रचार करने गए। नॉर्मली उपचुनाव में कोई प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाता है। नेहरू गए, और इसके बाद फिर अंबेडकर चुनाव हार गए। इस तरह नेहरू और कांग्रेस ने उन्हें कभी भी लोकसभा का चुनाव जीतने नहीं दिया, और उनके दिल की इच्छा दिल में ही दबी रह गई, क्योंकि इसके बाद तो कोई चुनाव लड़ नहीं सके, और 1956 में उनकी मृत्यु हो गई। तो यह है कांग्रेस का अंबेडकर प्रेम, नेहरू का अंबेडकर प्रेम, इंदिरा का अंबेडकर प्रेम, पूरी कांग्रेस का अंबेडकर प्रेम। जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा ने बहुत सारे स्मारक बनवाए, बहुत कुछ किया उनके लिए। लेकिन क्या भाजपा ने निस्वार्थ भाव से किया? नहीं। भाजपा भी इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, और बहुत स्वाभाविक है। लेकिन अंतर कांग्रेस और भाजपा में यह है कि भाजपा ने अगर अंबेडकर के लिए इतने सारे काम किए, वोटों की लालच में ही सही किए, तो कांग्रेस ने तो वो भी नहीं किए। इसलिए कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, इन सब का अंबेडकर प्रेम ढकोसला है। उनका अंबेडकर प्रेम दलित वोटों के आसपास घूमता है। इसलिए कांग्रेस ने जो अंबेडकर के साथ में किया, वो इतिहास का हिस्सा है। आज कांग्रेस कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, इतिहास नहीं बदला जा सकता। नेहरू की नफरत से आहत अंबेडकर ने लिखा था कि नेहरू ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही नेहरू है। वह इस बात से बहुत आहत थे कि नेहरू उन्हें गद्दार समझते थे, गद्दार कहते भी थे अपने पर्सनल बातों में। वह नेहरू की काल्पनिक विदेश नीति, धारा 370, मुस्लिमों को पाकिस्तान न भेजने जैसे मुद्दों पर असहमत थे, और इसलिए उनके प्रखर आलोचक भी थे। नेहरू और कांग्रेस का अंबेडकर के प्रति अपमानजनक व्यवहार इतिहास में लिखा गया है, और इसलिए इसे भुलाया नहीं जा सकता है। फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे बात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।